हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम, आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 5 जनरेशनों में बांटा गया है और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, और पीढ़ी को हम लोग जानेंगे परिवर्तन। कंप्यूटर जैसा आज हम लोग देख रहे हैं, ऐसा शुरू से नहीं था। जिस प्रकार आज मोबाइल हम लोग देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले मोबाइल कीपैड थी, उससे पहले टेलीफोन था, उससे पहले चिट्ठी का प्रयोग होता था। उसी प्रकार आज जो कंप्यूटर हम देख पा रहे हैं, सेम वैसे ही पहले कंप्यूटर नहीं था। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर किन किन रूपों से, किन किन परिवर्तनों से होता हुआ आज यहाँ तक पहुंचा है, जो हम लोग चला रहे हैं। तो कंप्यूटर को मुख्य 5 जनरेशनों में बांटा गया है, और पांचों में बांटने का आधार टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट होती है 1945 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती है 1955 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है 1964 से 1974 तक। फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है 1974 से 1989। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1989 से अब तक। तो हम लोग बारी बारी से एक एक जनरेशन को पढ़ेंगे, उसके विशेषताओं के बारे में, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजियाँ आई और कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन के थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1945 से 1955 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में मेन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में निर्वात नलिका कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में हम लोग कहते हैं निर्वात नलिका। फर्स्ट जनरेशन का सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था आपका वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्वात नलिका। अब इसका कार्य क्या होता था? तो यह सर्किट में पावर सप्लाई कंट्रोल करता था। वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर सप्लाई जाती थी, और यह अधिक बिजली का खपत करता था और हीट हो जाता था। इसमें विशेषताएं इसकी है, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब, जो भी हमने जाना है, निर्वात नलिका भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, बिजली की अधिक खपत करते थे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जितना अधिक बड़ा होता है, उतना ज्यादा बिजली की खपत करता है। गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी, इलेक्ट्रिसिटी हीट भी आप। उसके बाद हम जानेंगे ये आपका है, ये केवल मशीन लैंग्वेज समझता था। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1, कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज समझता है। जैसे आज हम हिंदी भाषा लिखते हैं, तो हिंदी भाषा में आज से ज्ञान तक 49 अक्षर होते हैं, प्लस 3 मिश्रित वर्ड होते हैं। अंग्रेजी भाषा होती है ए से जेड तक, जिसमें 26 अक्षर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो केवल 0 और 1, यानी इस पूरी भाषा में केवल 2 अक्षर हैं, 0 और 1। तो बहुत सारे 0 1 से मिलाकर हमारी बाइनरी भाषा बनती है। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझते थे, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए समझते थे। आज भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन आज हम कंप्यूटर में अंग्रेजी हिंदी में डाटा देते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें हमें डाटा भी लिखना होता था, तो हम बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखते थे, यानी 0 और 1 में। उसके बाद इनका रख रखाव बहुत कठिन होता था। जितने अधिक बड़े कंपोनेंट होते हैं, जितने अधिक बड़ी डिवाइसेज होती हैं, उनकी देखभाल करना उतना कठिन होता है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इनैक, इडवैक और यूनिवैक।
फर्स्ट जनरेशन में जो आपका वैक्यूम ट्यूब हुआ था, ये वैक्यूम ट्यूब की इमेज है, आप देख पा रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर सप्लाई देता था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, आप देख पा रहे हैं इतने बड़े कंप्यूटर हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर यहाँ पे देख रहे हैं, एक लोग हैं, इनका साइज और कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर तब बहुत आकार में बड़े होते थे, कई कई कमरे कितने बड़े होते थे। और ये आपका है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो ये एनैक, इडवैक और इट्स यूनिवैक आया है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। जो इडवैक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आपका है एनैक, इसका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद आपका आता है यूनिवैक, इसका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर हैं एनैक, इडवैक और यूनिवैक। इनका फुल फॉर्म हो गया, एनैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इडवैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की ये इमेज है, और ये है वैक्यूम ट्यूब की। कई बार कई कंपटीशन, आज के समय में हर कंपटीशन एग्जामों में कंप्यूटर के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो वहां पर आपके सामने 3 हैं, एनैक, इडवैक और यूनिवैक। ये आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यदि ये ऑप्शन में आते हैं तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की इमेज है, और ये आपका है वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में मेन लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट था आपका वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की शुरुआत 1955 से 1964 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को हटा के उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उसके स्थान पर हटाकर, तो उसका रीजन था कि वैक्यूम ट्यूब ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिससे कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाते थे और जल्दी खराब हो जाते थे। उसके बाद ट्रांजिस्टर को लाया गया। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जो थी वो आई आपकी 1947 में, और इसको बनाया था विलियम शॉकली ने। ट्रांजिस्टर को बनाया था विलियम शॉकली ने, और ट्रांजिस्टर आया था किसके स्थान पर? वैक्यूम ट्यूब आने का कारण, किसी भी वस्तु को हटाकर हम नई वस्तु यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वह वस्तु पहले वाली वस्तु से बेहतर होती है या उसमें हमें अधिक सुविधा मिलती है। उसी प्रकार वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब में कमी थी, क्योंकि इससे कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और बहुत सारे पार्ट जल जाते थे, जिससे चलते चलते कंप्यूटर हमारे बेकार हो जाते थे, समस्या होती थी। उसी समस्या के कारण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे आपका ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर आगे देखेंगे आप, ट्रांजिस्टर की इमेज है ये।
ये आपका ट्रांजिस्टर है और ये विलियम शॉकले की इमेज, ये जो दिख रही हैं विलियम शॉकले, इन्हीं के द्वारा ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया था, जिसके कारण आज सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आज हम जो देख रहे हैं छोटे छोटे मोबाइलों के रूप में आ गए हैं, लैपटॉप के रूप में आ गए हैं, तो ये आपके ट्रांजिस्टर के कारण है, जिससे पावर सप्लाई, ये भी पावर सप्लाई कंट्रोल करता था और हीट नहीं होता था, जिससे हमारे कंप्यूटर सेफ हो गए, उनको चलाना आसान हो गया और कंप्यूटर की गति बढ़ गई। ये विलियम शॉकली हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया और ट्रांजिस्टर बनाया था 1947। अब हम जानेंगे मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। हर जनरेशन की अपनी अलग अलग विशेषता है। इसमें सेकंड जनरेशन की विशेषता है कि इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। सबसे पहली विशेषता है इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। सेकंड है आकार पहली पीढ़ी से छोटा था। तो जब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब ज्यादा जगह घेरते थे, वैक्यूम ट्यूब को हटा देने के बाद उनके स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो वो कम जगह घेरते, जिससे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के आकार से छोटा हो गया। कम गर्मी उत्पन्न होती थी, वैक्यूम ट्यूब अधिक हीट प्रोड्यूस करते थे, तो ट्रांजिस्टर आ गए जिससे उसमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी, बिजली की खपत कम होती थी। तो जब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थी वो कम हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें खपत कम हो गई। इसमें असेंबली लैंग्वेज और पारंपरिक हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आता है कोबोल, फोर्ट्रान का उपयोग किया गया। तो इसमें मेन रूप से असेंबली लैंग्वेज ही प्रयोग हुई थी। असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स होते हैं, आगे हम जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका मशीन लैंग्वेज आया था, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग भी शुरू हो गया। इसका रख रखाव आसान था और इसमें जो कंप्यूटर आए थे वो थे आपके IBM एक, IBM, ऐसे ये और भी कंप्यूटर आए थे। ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। यहाँ IBM शब्द आया है, IBM का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म, ये कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके आगे हम जानेंगे, ये विलियम शॉकली हैं। फर्स्ट जनरेशन का मेन पार्ट था आपका वैक्यूम ट्यूब और सेकंड जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब को हटा के आ गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था विलियम शॉकली ने 1947 में। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए और उनकी स्पीड बढ़ गई तथा विद्युत की खपत कम हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 से 1974 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में एक नई टेक्नोलॉजी आई। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया है कि जनरेशन में डिवाइड किए हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। जैसे जैसे कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर को नई जनरेशन में अलग कर दिया गया, बांट दिया गया। तो थर्ड जनरेशन आपकी 1964 से 1974 तक, और इसमें जो टेक्नोलॉजी आई वह थी IC, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंग्लिश में कहा जाता है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ, इकट्ठा करने वाला सर्किट। अब IC का कार्य क्या होता था? जो IC है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक साथ आपस में जोड़ सकती थी। यानी पावर सप्लाई IC के पास और IC से फिर ट्रांजिस्टरों में डिवाइड होती थी। यानी एक ही जगह से हम कई सर्किटों में पावर सप्लाई कर सकते थे। ये देखिए, ये जो चित्र आपका दिख रहा है ये है IC।
यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे पिन बने हुए हैं, इन्हीं से ट्रांजिस्टरों को जोड़ा जाता था। और ये हैं जैक किल्बी, यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हैं जैक किल्बी, जिन्होंने जिन्होंने 1958 में जिन्होंने 1958 में आईसी का निर्माण किया था। तो आईसी अपने साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को जोड़ सकती है। यहाँ एक और इमेज देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। गांव में रेडियो में एक और डिवाइस आती थी डैग, जिसमें ये लगा के सुना जाता था। इसे कैसेट, इसमें दो रील होती हैं, दो गोलाकार होते हैं, इसमें रील होती है, मैग्नेट आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, रिबन होता है। ये मैग्नेटिक टेप होता है। थर्ड जनरेशन में जो मेमोरी थी वो आपकी थी मैग्नेटिक टेप, और ये है मैग्नेटिक टेप का आपको इमेज दिखाई दे रहा है। तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ लिया, नई टेक्नोलॉजी आ गई आईसी। थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 से 1974 तक, और इस जनरेशन में क्या आ गई, आईसी। आईसी किसी डिवाइस के स्थान पे नहीं आई थी, ये एक नई डिवाइस थी। और आईसी को इंग्लिश में उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। और इसका काम होता है एक साथ कई ट्रांजिस्टरों को जोड़ना। अब हम इस जनरेशन की विशेषता जानेंगे। तो जो थर्ड जनरेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे पहला है इसमें आईसी का प्रयोग किया गया। आकार और वजन में कमी, यानी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका साइज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी छोटा हो गया, और उनकी साइज कम हो गई और वजन भी कम हो गया। कार्य गति में वृद्धि, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर अलग अलग होते थे। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आ गए उसमें हो गई आईसी, और आईसी कई ट्रांजिस्टरों को आपस में एक साथ जोड़ सकते, यानी एक जगह से कंट्रोल कर सकते, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ी। हाई लेवल लैंग्वेज का अधिक प्रयोग हुआ, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दिखाई दे रही है, कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के आज के समय में कंप्यूटर में जो हम अंग्रेजी में निर्देश दे रहे हैं, अंग्रेजी में कमांड दे रहे हैं, या अंग्रेजी में उसके ऑप्शन दिखते हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में अंग्रेजी में जो कमांड देने वाली लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें तीन लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं। कोबोल, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। उसके बाद आपका है फोर्ट्रान, इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और तीसरा आप पढ़ें बेसिक, इसका होता है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फर्स्ट जनरेशन में हमारी लैंग्वेज आई थी मशीन लैंग्वेज, जिसमें हम कंप्यूटर को 0 1 में डाटा देते थे। सेकंड जनरेशन में आ गई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम चिन्हों के द्वारा देते थे। थर्ड जनरेशन में आपका आ गया हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखकर अपने कमांड, अपने सूचना को कंप्यूटर को देने लगे। और इसमें जो कंप्यूटर आए थे आपके, वो था IBM 360, IBM 370, PDP 11। अब यहाँ पर IBM का फुल फॉर्म आप जानते हैं, पिछले जनरेशन में हमने जाना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये PDP 11 आया है। PDP का भी फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो ये आपका नया फुल फॉर्म है, IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और PDP का प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो थर्ड जनरेशन के तीन मुख्य कंप्यूटर, IBM 360, IBM 370 और PDP 11। तो थर्ड जनरेशन हम एक बार जान लेते हैं। थर्ड जनरेशन 1964 से 1974 तक। इस जनरेशन में नई टेक्नोलॉजी आ गई आईसी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ, जिसका कार्य होता था बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़ना। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो लैंग्वेज के रूप में आ गया था आपका हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक। और इसमें जो कंप्यूटर आए थे वो थे IBM 360, IBM 370 और PDP 11। अब हम आगे पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन
फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की और आधुनिक टेक्नोलॉजी एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इसमें आईसी को ही और अधिक मॉडिफाई किया गया, जिसमें आईसी के नए रूप आए, एलएसआई और वीएलएसआई। एलएसआई को कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज का मतलब बड़ा, स्केल का मतलब पैमाना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, यानी इस आईसी में बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टर को जोड़ा जा सकता था। और फिर था आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस आईसी में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टर को जोड़ा जा सकता था, यानी यह आईसी जो आईसी आई थी उससे अधिक बड़ी थी, यानी उससे ज्यादा ट्रांजिस्टरों को जोड़ा जा सकता था। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, यानी हमारा जो सीपीयू है वह एक चिप के रूप में कन्वर्ट हो गया था और एक चिप के रूप में यूज होने लगा था। तो आज जो हम पर्सनल कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें आपका जो सीपीयू होता है एक चिप के रूप में होता है। तो ये आया आपका फोर्थ जनरेशन में, जहां पर सबसे पहले फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, साथ में आईसी के आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी आईसी का नया रूप आया, जिसमें एलएसआई और वीएलएसआई का प्रयोग किया। एलएसआई में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते थे, और वीएलएसआई जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें और अधिक बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर को हम जोड़ सकते थे। इसकी विशेषताएं हैं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग। इसकी विशेषताएं हैं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग। माइक्रो प्रोसेसर में आप आज देख पा रहे हैं, हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिससे हमारा लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, टैबलेट होता है, नोटबुक होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आया किस जनरेशन में था? फोर्थ जनरेशन। उसके बाद लिखिए आकार में छोटा, तेज गति। तो आज के कंप्यूटर हम उनको हाथ में लेके चला सकते हैं, पैर पे रख के चला सकते हैं, टेबल पे रख के चला सकते हैं, यहाँ तक मोबाइल हम कैरी कर ही रहे हैं। उसके बाद कम बिजली की खपत, कम गर्मी उत्पन्न होती है, अधिक विश्वसनीय, यानी इन पर विश्वास हम ज्यादा रख सकते हैं, यानी ये खराब नहीं होते। कम लागत, अधिक स्टोरेज क्षमता, उपयोग में आसान। और इस जनरेशन में आईसी की जो आधुनिक तकनीक आई, इस जनरेशन में आईसी की जो आधुनिक तकनीक आई वो हमने आपको पिछले इसी में बता दिया है, एलएसआई और वीएलएसआई। यानी आईसी, बड़ी आईसीआई जो थर्ड जनरेशन की आईसी थी उनसे इसकी क्षमता बड़ी थी, जिसमें हम और अधिक ट्रांजिस्टरों को जोड़ सकते थे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, यानी सॉफ्टवेयर, विंडोज, यूनिक्स और एमएस डॉस। आज के समय में हम लोग विंडोज ही यूज करें, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। और इसमें जो कंप्यूटर आए, आईबीएम पीसी, एप्पल मैकिंटॉश, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित थे। तो फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, और इस जनरेशन की मेन उपलब्धि थी माइक्रो प्रोसेसर। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, यानी सीपीयू जो बड़े बड़े होते थे वह एक चिप के रूप में कन्वर्ट हो गए, एक चिप के रूप में उसका यूज होने लगा। और आईसी की जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, एलएसआई और वीएलएसआई, उसका यूज हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से अब तक करंट टाइम पर जो चल रही है, जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी जुड़ते जा रहे हैं, वो सब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। इस जनरेशन में मुख्य रूप से एआई, एआई को कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई आगे हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी
मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता मशीनों में लागू करना एआई कहलाता है। और मशीन लर्निंग एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर 5th जनरेशन आपका 1989 से अब तक, इसमें आईसी की नई टेक्नोलॉजी आई थी ULSI। इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी का सबसे बड़ा रूप है। 3rd जनरेशन में आपकी आईसी आई। 4th जनरेशन में आईसी का बड़ा रूप आया जिसे हम कहते हैं LSI और VLSI। 5th जनरेशन में आईसी का सबसे बड़ा रूप आता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सबसे अधिक ट्रांजिस्टरों को जोड़ने वाली आईसी। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को या सबसे अधिक ट्रांजिस्टरों को हम एक साथ जोड़ सकते थे। इसमें इसकी विशेषताएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का उपयोग। तो आज के समय हम देख रहे हैं हमारे कमांड के द्वारा ही मशीनें हमारा काम कर दे रही हैं। उसे एक बार बताने की जरूरत है और जैसे मनुष्य समझता है, सोचता है और काम कर देता है, वैसे ही रोबोटिक्स हम जाने रहे हैं। रोबोट का प्रयोग करके आज के समय में बहुत सारी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉय के जगह पर रोबोट का प्रयोग करें। और रोबोट भी मानव व्यवहार की तरह ही काम करता है। जैसे मानव व्यवहार करता है वैसे रोबोटिक्स भी आपको व्यवहार करते हैं। प्राकृतिक भाषा को समझने की क्षमता, सुपर कंडक्टर तकनीक का प्रयोग, निर्णय लेने की क्षमता, अत्यधिक स्टोरेज की क्षमता, आवाज व इमेज पहचान। तो आज हम लोग मोबाइल में लॉक लगाते हैं, फेस लॉक, फिंगर लॉक। तो आज के समय में जो कंप्यूटर है ये सब पहचानने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इस जनरेशन में आज के समय में हम अलग अलग प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे HDD, और एक और आ गया है SSD, पेन ड्राइव, चिप। तो आज के समय में जो 5th जनरेशन चल रही है उसमें बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD का फुल फॉर्म होता है, पेन ड्राइव, चिप, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका 5th जनरेशन है। हमने यहाँ पर आज 5 जनरेशन पढ़ी। सबसे पहला आपका है 1st जनरेशन 1945 से 1955 तक। इस जनरेशन में हमने पढ़ा है मेन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक एलिमेंट आपका है वैक्यूम ट्यूब, जिसका काम होता था पावर सप्लाई कंट्रोल करना। और 1st जनरेशन की विशेषता थी यह आकार में बहुत बड़े होते थे, अधिक बिजली लेते थे, और इसमें प्रोग्रामिंग के लिए यानी इस कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करना होता था। फिर हमने पढ़ा 2nd जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक होती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर भी पावर सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ट्रांजिस्टर को बनाया था विलियम शॉकली ने 1947 में। इसकी विशेषता थी इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। फिर हम पढ़े हैं 3rd जनरेशन 1964 से 1974 तक। इस जनरेशन में एक नई टेक्नोलॉजी आई आईसी। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे जैक किल्वी ने 1958 में बनाया था। आईसी की विशेषता होती है कि वह एक साथ कई ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़ सकती है। उसके बाद इसकी विशेषता है कि इस जनरेशन में आईसी आई, प्रोग्रामिंग के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर में हम अंग्रेजी भाषा में संकेत देने लगे। 4th जनरेशन आई आपकी 1975 से 1989। इस जनरेशन में आईसी की ही आधुनिक तकनीक LSI और VLSI का प्रयोग किया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में आपका 1989 से अब तक जो कंप्यूटर रिसर्च चल रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब 5th जनरेशन मानी जाती है। और आज का युग ये एआई का है। तो एआई बेस्ड सारी चीजें आपकी आ गई 5th जनरेशन में। 4th जनरेशन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है माइक्रो प्रोसेसर, जिसके कारण आज हम अपने कंप्यूटरों को छोटे छोटे रूपों में यूज कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किसी और चीज और विषय पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।